नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज अपडेट तो मिलेगा ही सहारा इंडिया से रिलेटेड, साथ में बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है लोगों का वो हम दूर करने वाले हैं। जो हम क्वेश्चन लिखे हैं 10-15 ठो, वो सारे क्वेश्चन का हम जवाब देंगे अपने हिसाब से, जो हमको लगता है आप लोग पूछना चाह रहे थे। कमेंट हमने पढ़ा अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें बहुत सारे लोगों का तरह तरह का क्वेश्चन है, उसका जवाब इसमें आप लोग को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ऑफिशियल गजट में, ये आधार केवाईसी से रिलेटेड, वो 200% सही था, तभी जी बिजनेस पे आया था, जिसको लेके हमने भी वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कराया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वो आया कहाँ से। तो egazette.gov.in पे आप जाइएगा, जहाँ पे ई गजट, जितना भी गजट रोज इशू होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिया लेवल का, उस साइट पर सॉफ्ट कॉपी डाल दिया जाता है। वहां से आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। तो जी न्यूज पे सबसे पहले आया था, उसके बाद से बिजनेस लाइन पर आया। बिजनेस लाइन जो द हिंदू का ऑनलाइन साइट है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस गलत रिपोर्ट दे देंगी कि ऐसा झूठा खबर था, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपने आंख से देख लीजिए कि ये वेबसाइट है ई गजट का, और उसमें 20 जून को ही ये ई गजट में पब्लिश कर दिया गया था। और इसमें ये लिखा गया है कि 13 जून को रिक्वेस्ट किया गया था सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आधार डिपार्टमेंट को कि आप हमको परमिशन दीजिए कि हम आधार ओटीपी ले सके, जो कि हम स्टॉक होल्डिंग के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं सहारा वाले मामले में। तो इसके लिए आधार डिपार्टमेंट ने अपना परमिशन दे दिया था, जिसको कि गजट में इशू करना था। तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको गजट किया गया। ये रही बात केवल इसका ई केवाईसी का। तो ई केवाईसी 13 जून का ही ई केवाईसी करने का परमिशन मिल गया है सहकारिता मंत्रालय को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ई केवाईसी क्यों? क्योंकि अभी आप लोग जान रहे होंगे कि सहारा के सिस्टम में एजेंट के सिस्टम से चलता है डिपॉजिट और पेमेंट। तो इसमें मैक्सिमम बॉन्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सारा एजेंट लोगों के पास अवेलेबल होता है, हमारे पास भी कुछ है। तो उसमें ये डर है कि कहीं कोई बीच में बगलिंग नहीं कर दे। पार्टी का बॉन्ड भी है आपके पास, खाता नंबर भी है, चेक भी हो सकता है कि लोग रखे हों। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 29 मार्च वाला, जिसमें बोला गया था कि प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए कि सही जमाकर्ता तक पैसा उसका पहुंच जाए। तो ऑफलाइन तो सिस्टम नहीं है कि आप एक एक फॉर्म भरवाया जाएगा। जब ऑनलाइन सिस्टम होता है तो इसमें फ्रॉड होने की भी बहुत सारी चांसेस बनती हैं। इसको दूर करने के लिए बोला गया कि ई केवाईसी कराएंगे। और ई केवाईसी 2 तरह से होता है, एक तो ओटीपी से होता है, दूसरा बायोमेट्रिक से भी हो सकता है। अब ये क्लियर नहीं है कि किससे होगा। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ओटीपी से ही हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक में बहुत लोग इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, बहुत लोग अब पहुंच नहीं पाएंगे आपका सीएसपी सेंटर तक। या इसमें सहारा भी कुछ दिमाग लगा सकती है कि अगर बायोमेट्रिक से ई केवाईसी कराना है तो मेरे ब्रांच में आके आप लोग करा लीजिए। खैर ब्रांच तो मैक्सिमम बंद हैं, उसका रेंट और सैलरी का जो ड्यूज का लफड़ा चल रहा है हर एक जगह की, पैसा नहीं आ रहा है तो कैसे देगी। तो सही बात है, ब्रांच खोलने में भी खर्चा है। हो सकता है कि सहारा एक प्रपोजल रखी हो सीआरसी के पास कि हमारे ब्रांच के थ्रू आप केवाईसी करवा लीजिए। तो इस पे क्या डिसीजन आता है ये गाइडलाइन आने के बाद ही पता चलेगा। अभी इतना ही पता चला है कि ई केवाईसी होगा, वो भी आधार के माध्यम से, और 99% यही चांस है कि ओटीपी से ही काम हो जाएगा, बायोमेट्रिक वाला लफड़ा नहीं लगेगा। तो ये हो गई बात सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन करना कि सही आइडेंटिफिकेशन हो सके। क्योंकि अगर हार्ड कॉपी ऑनलाइन अप्लाई से लेकर पेपर भेजने तक का काम अगर बिना ओटीपी का होगा तो डायरेक्ट एजेंट कर सकता है, पैसा आएगा पार्टी के अकाउंट में ही। लेकिन जो जमा करता है उसके नंबर पे अगर ओटीपी जाता है तो उससे पूछा तो जाएगा, कम से कम एजेंट जाके पूछेगा तो कि आपका पैसा हम मंगा रहे हैं आपके अकाउंट में। तो कम से कम उसको इंफॉर्मेशन तो होगा कि हाँ सीआरसी के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। तो ओटीपी वो देगा तभी जाके आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। और इसमें लिखा हुआ भी है, जो ऑफिशियल गजट आया है, कि स्वैच्छिक, ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि मेरा वेरिफिकेशन हमको नहीं करना तो मत कीजिए। उसका क्या रास्ता है,
वो आगे डिसाइड होगा। अभी है कि कोई भी ऑथेंटिकेशन आप करने जाते हैं, किसी भी सिम लेने भी जाते हैं या बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, तो आधार के तरफ से एक ओटीपी आता है कि हाँ क्या ये आप इस बैंक में खाता खोलना चाहते हैं, तो आपके केवाईसी के लिए ये डिपार्टमेंट हमसे आपका इंफॉर्मेशन मांग रहा है। और केवाईसी में जैसे आप यस करके ओटीपी डालते हैं, आपका जो आधार में फीटेड डाटा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और एड्रेस, सारा फेच होके चला जाएगा स्टॉक होल्डिंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के पास। मतलब जिसको आप परमिशन दिए कि हाँ मेरा डाटा तुम ले लो, तो फोटो से लेके सारा कुछ आपका इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा सहारा का जो पेमेंट हो रहा है उस सॉफ्टवेयर में। अब दूसरा डाटा आया है सहारा इंडिया से, जो सोसाइटियों का डिपॉजिट करते समय आप नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल आप पैन कार्ड, आधार कार्ड जो उसमें दिए हैं, वो डाटा ले लिया गया है सहारा से। इस दोनों डाटा को देख लिया जाएगा कि क्या दोनों सही है। अगर डिफर करता है तो क्या डिफर करता है, सबसे पहला तो नाम हो जाएगा। नाम के बाद पैन नंबर अगर पहले भी आप दिए हैं खाता खुलवाते समय, तो अगर वो मैच कर गया कोई बहुत अच्छा बात है। आधार कार्ड दिए हुए हैं खाता खुलवाते समय, वो अगर मैच कर गया तो और अच्छी बात है। उसके बाद अपना नाम में कुछ डिफर भी है तो फादर्स नेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एड्रेस क्या आप दिए थे, तो ये सारा डाटा दोनों तरफ का मिलान होगा कि आपका आधार क्या कहता है और सहारा का जो इनपुट है वो क्या कहता है। अगर दोनों सेम है कोई दिक्कत नहीं है, मेजर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और फादर्स नेम हो सकता है, इसके अलावा और ज्यादा कुछ से मतलब सोसाइटी को नहीं है। अगर आपका बॉन्ड और आपका आधार मैच कर गया, कुछ थोड़ा बहुत डिफर भी है तो उसका गाइडलाइन आएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि किसी के नाम में पहले मान लीजिए शादी के पहले कुमारी लोग लिखता है, उसके बाद देवी हो जाता है, तो ये डिफर नहीं कहलाता है। ये एज इट इज हर एक जगह बैंक में भी अगर जाइएगा तो कुमारी का देवी हो जाता है, देवी का कुमारी चेंज हो जाता है, जैसे आप बोलते हैं आप उसका प्रूफ देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि बॉन्ड में मेरा ये नाम, हाँ कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं कि बॉन्ड में मेरा शॉर्टकट में नाम लिखा हुआ है, तो क्यों शॉर्टकट में आप लोग लिखवाते हैं? ये लिखने के टाइम ही जो सहारा में डिपॉजिट करा रहे थे उसी समय नहीं करना चाहिए था। अब उसका क्या रास्ता निकलता है, आपका नाम शॉर्टकट में है तो फादर्स नेम मिलाया जाएगा कि फादर्स नेम सहारा के डाटा में क्या है, आधार में क्या है, वो भी अगर डिफर कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ मिला जाएगा, एड्रेस मिला जाएगा। अब सब डिफर ही कर रहा है तो उन लोगों के मालिक भगवान हैं, भगवान भरोसे। अब जैसे होना होगा वो गाइडलाइन आएगा तब पता चलेगा। जब सब डिफर ही कर रहा है तो आपका बॉन्ड है ये कैसे प्रूफ हो रहा है? आपके बॉन्ड का पैसा हम क्यों नहीं उठा ले? ये भी तो सोचने वाली बात है कि शॉर्टकट में नाम लिख दिए, फादर्स नेम भी गलत है, एड्रेस भी गलत है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, तो जब सब गलत ही है तो इस दशा में आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है ये प्रूफ करने के लिए कि ओरिजिनल बॉन्ड आपके पास है। सही बात है, लेकिन आपको फिर एफिडेविट मांगा जा सकता है, बहुत सारा प्रक्रिया उसका हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर डिफर कर रहा है आपका, मान लीजिए नाम ही ना डिफर करेगा, जो आप पैन कार्ड दिए होंगे खाता खुलवाते समय उसका भी डाटा सहारा के पास होगा, वो डिफर नहीं करेगा। अभी पैन कार्ड मैच कर जाएगा, हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो फॉर्म खुलवाते समय। तो इस सब के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा नाम पैन में अलग है, आधार में अलग है, बैंक अकाउंट में अलग है, बॉन्ड में अलग है। तो जो आपका सही नाम है वहीं आप रखिए। ऐसा ना करिए आप लोग कि सहारा का पेमेंट लेने के चक्कर में नामे चेंज करा दिया आधार में, पैन में, कि बॉन्ड में जो है नाम वहीं अपडेट करा देते हैं। तो आधार में जितना बार आप अपडेट कराते हैं वो सारा रिकॉर्डेड होता है और पता चलता है कि आप कितना बार क्या क्या चीज़ चेंज कराएं। डेट ऑफ बर्थ मात्र एक बार चेंज होता है आधार में, एड्रेस आप 2-3 बार 5 बार करवा सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ बहुत मुश्किल से वो भी एक बार चेंज होता है, दोबारा आपका चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सही है वो रहने दे। क्या होगा, पैसा निकालने के समय सबका रास्ता नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें दिया रहेगा या निकाला जाएगा जिस तरह की परेशानी लोगों के पास आएगा। जिनका सब कुछ सही है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कुछ कुछ डिफर कर रहा है, जैसे दूसरा मेरा पॉइंट था कि अब आधार लिंक नहीं है पैन से, तो उसका क्या होगा? तो ये सेकेंडरी है, पहले भुगतान होने दीजिए। आधार पैन लिंकिंग इनकम टैक्स का काम है। आज 3 साल से आधार पैन लिंक हो रहा है और बहुत लोग करा भी चुके हैं, जो नहीं कराए हैं डाटा में डिफर के कारण नहीं लिंक हो पा रहा है, तो डाटा सही करा के तब लिंक कराएंगे। 1000 रुपया फाइन है अगर आज आप करा लेते हैं। 30 जून के बाद अगर डेट बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो बोला गया है कि इनएक्टिव कर देंगे। तो इनएक्टिव करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका पैन खत्म हो जाएगा, फिर एक्टिव करने का कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि 2 पैन नहीं बन सकता है एक आदमी का। अगर बहुत लोग 2 पैन बनवा के रखे हैं, उन्हीं लोगों को ये से परेशानी है डिपार्टमेंट को
कि अगर कोई मिसयूज कर रहा है 2 पैन बना के, तो ऐसा कीजिए जो आधार से लिंक नहीं है पैन उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग जेन्युइन भी हैं जिनका लिंक अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन पैसा ले रही है अभी सरकार 1000 तो 1000 देने के डर से बहुत लोग नहीं करा रहे हैं। तो इसको फ्री कर देना चाहिए सरकार को फिर से, ताकि लोग करा पाए, क्योंकि थोड़ा भी अगर डेट ऑफ बर्थ और नाम में मिसमैच रहेगा तो लेगा नहीं लिंक। ऐसा परेशानी हमारे साथ भी होती है। तो लेकिन इस सहारा के भुगतान से अभी इसको कोई मतलब नहीं है, लिंक है नहीं है, उस सेकेंडरी आपका टीडीएस कटेगा, ITR फाइल होगा, रिफंड आएगा कि नहीं आएगा। पहले आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए कि आधार पैन कार्ड लिंक करना है तो वो 30 के पहले ही कर लें। अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, भुगतान से इसको अभी कोई मतलब नहीं है। तीसरा आप आ जाइए, क्वेश्चन है आधार ओटीपी से होगा कि बायोमेट्रिक से। आप लोगों को बता दिए कि भाई क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा कि ई-KYC का ये मतलब नहीं होता है कि केवल ओटीपी, उसमें बायोमेट्रिक भी होता है। जैसे आप लोग पैसा लगाने के लिए अंगूठा जैसे लगाते हैं, आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, पैसा निकल सकता है। तो इसमें फ्रॉड होने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। बायोमेट्रिक के लिए आप बहुत लोग खोलेगा कि आइए हम सहारा में अप्लाई करवा दे रहे हैं KYC, और उसमें पैसा निकाल लेगा। फ्रॉडों का भी कमी नहीं है, इसलिए सरकार को बायोमेट्रिक नहीं लाना ही चाहिए, OTP ही सफिशियंट है। चौथा है आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट है लोगों के पास, वो लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। अभी गाइडलाइन आने दीजिए, ज्वाइंट अकाउंट भी है तो उसमें पैसा आ जाना चाहिए। अगर ज्वाइंट अकाउंट भी है, अगर उसमें NEFT तीन आदमी के भी नाम से खाता रहता है, तो किसी भी नाम से RTGS NEFT आता है तो पैसा आ जाता है। इसमें कहीं ये बात नहीं है कि आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोशिश कीजिए कि सिंगल अकाउंट अगर है तो वहीं प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि पासबुक का अगर कॉपी आप अपलोड करेंगे तो उस पे नाम हो सकता है कि फर्स्ट अकाउंट होल्डर का है, सेकंड का नहीं आए, थर्ड का नहीं आए, और अब जो पार्टी है उसका सेकंड में नाम हो। तो कोशिश कीजिए कि सिंगल अकाउंट ही रहे। अगर ज्वाइंट है तो भी कोई बात नहीं है, गाइडलाइन का इंतजार कीजिए कि क्या कहता है, वो पैसा आने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा, ये पैन कार्ड है ही नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि पैन कार्ड नहीं है क्या करें। तो पैन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, आधार अगर आपके पास है तो इंस्टेंट बन रहा है, 10 मिनट में आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा। किसी भी नियरेस्ट आप CSP या जो भी नियरेस्ट आपके जो आधार पैन बनाते हैं उनके पास जाइए, आधार कार्ड दीजिए, OTP आना चाहिए आधार वाले नंबर पे। OTP से आपका जो आधार में डाटा है उसी से पैन जनरेट हो जाएगा। केवल डिफरेंस इतना रहता है कि आधार से आप जो बनाते हैं उस पर सिग्नेचर आपका नहीं आता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पैन नंबर आ जाना चाहिए। पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो आधार में जो डाटा है सेम एज इट इज वहीं पैन पे छपेगा। अगर आधार से इंस्टेंट वाला आप बना रहे हैं तो कोई उसमें चेंजेस नहीं है, तो इंस्टेंट बना लीजिए। उससे नहीं होता है तो ऑफलाइन भी 100 रुपया 110 रुपया में आपका आधार पैन कार्ड कोई भी बनवा देता है। तो बनवा लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता है। पैन कार्ड आपके पास आ गया तो जैसे आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट है आपका, वैसे पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है, जो कि हमेशा के लिए रहेगा। एक पेपर हो गया, ID प्रूफ आपका हो जाएगा, तो पैन बनवाने में कोई हर्ज नहीं है। एक क्वेश्चन और सब लोगों का है कि TDS में 15GH लगेगा नहीं लगेगा। अरे भाई, जब 40,000 जनरल के केस में अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, कोई उस पर TDS FDS नहीं कटने वाला है। अगर उससे ज़्यादा है तो कटेगा। अगर पैन है तो 10%, नहीं है तो 20%। पैन आपके पास है तो ITR आप फाइल करिएगा तो रिफंड मिल जाएगा, और पैन नहीं है तो 20% कट के सीधे सरकार के खाता में चला जाता है। अब रही बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सोसाइटी का इनकम टैक्स फ्री है, ज्ञानियों का कमी नहीं है। तो उन लोगों को हम करेक्ट कर देना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था पिछले महीना अप्रैल में, 20 अप्रैल का एक ऑर्डर है जिसमें बोला गया था कि सोसाइटियों का इनकम टैक्स फ्री है। तो हम आप लोग को बता दें कि हम तीनों सोसाइटी का, सहारा इंडिया के चारों सोसाइटी का फाइनेंशियल 2022 तक का ऑडिटेड मंगाए हुए हैं RTI करके, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भेजा है हमको। इसमें कहीं भी टैक्स एक्सपेंसेस नहीं है। टैक्स एक्सपेंसेस मतलब कि सोसाइटियों पे टैक्स पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, सोसाइटियों पे नहीं है। TDS कटता है किसका? जिसका पैसा होता है, जिसका इनकम होता है, वो आपका टैक्स सरकार ले रही है। कि आप अगर 1 लाख जमा किए, आपका 2 लाख हो गया तो 1 लाख आपका इनकम हो गया। 1 लाख में जो आपका इंटरेस्ट मिला 1 लाख पे 1 लाख, तो उसका 10% 10,000 हमारे पास दे दीजिए। अगर आपका RTR फाइल होता है तो फाइल कीजिएगा, 2.5 लाख से इनकम आपका कम है सालाना तो हम वापस कर देंगे, और ज़्यादा है तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये बात हो रही है TDS आपके इनकम की। और जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था
वो सोसाइटियों के इनकम की। सोसाइटियां जैसे कि सहारा क्रेडिट को टैक्स फ्री किया गया था, और टैक्स फ्री सोसाइटियां हैं ही। जैसे एटीसी में आप लोग कंप्लेन जो आईटीआर भरते हैं, क्लेम करते हैं डिडक्शन कि अगर मेरा इनकम 5 लाख है, और एटीसी मतलब होता है एलआईसी में बच्चे के ट्यूशन फी में, प्रोविडेंट फंड में हम पैसा जमा करते हैं तो 1.5 लाख तक का छूट मिलता है। तो हमारा 5 लाख इनकम है, 1.5 लाख हम एलआईसी में इन्वेस्ट कर दिए, तो हमारा 3.5 लाख पे ही कैलकुलेट होता है टैक्स, और जो कि टैक्स फ्री हो जाता है। अगर 10 लाख इनकम है, 1.5 लाख एटीसी में किए तो 8.5 लाख पे टैक्स लगेगा, 8.5 लाख पे टैक्स कैलकुलेट होगा। उसी तरह से सोसाइटियों के लिए बनाया गया है कि सोसाइटियां जो जनरली अपने मेंबर्स के लिए काम करती हैं, गांव वाले इलाके में काम करती है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उन लोगों का रिलेशन रहता है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ है टैक्स फ्री तो वो है एग्रीकल्चर इनकम। बाकी सब कुछ से आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ चुनिंदा चीज है जिस पे कि टैक्स फ्री है, बाकी कहीं से कोई कमाता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। जैसे कोई फॉरेन से कमा रहा है वो भी टैक्स फ्री होता है। मैक्सिमम पे टैक्स लगता है, कुछ अपवाद हैं 8-10 आइटम जिस पे कि टैक्स नहीं लगता है। उसी के तहत इनकम टैक्स एक्ट में एटीपी दिया हुआ है सेक्शन, एटीपी के तहत सोसाइटियों को छूट मिलता था और सहारा को भी मिलते आ रहा है। जो आपका सब खर्चा छाटने के बाद इनकम होता है उस पर जनरली बैंक कंपनी का 30 से 35% के बीच में टैक्स स्लैब में आता है। तो इसको जो इनकम हुआ, जैसे सहारा क्रेडिट का 7 करोड़ रुपया प्रॉफिट दिखाया गया है 22 में, तो उस पर 30% लग जाना चाहिए था, 7 तरीके 21 2 करोड़, तो वो नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया मई में, अप्रैल में, तो क्यों नहीं लगा? तो पहले से ही डिडक्शन अवेलेबल है सोसाइटियों के लिए कि आपका अगर इनकम होता है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। रहा बात की मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए गया कि इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर एक अपील फाइल किए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक है, दो चीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, कोऑपरेटिव बैंक अलग है। तो कोऑपरेटिव बैंक में ये बोला गया कि ये बैंकिंग का काम करती है तो इसको सोसाइटी से आप अलग कर दीजिए। तो कोऑपरेटिव बैंकिंग का जो काम करती है, जो जनरल पब्लिक को लोन देती है, उस सब पे टैक्स लगेगा क्योंकि वो बैंकिंग वाला काम करती है। जैसे कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, वो अपने नाम में बैंक जोड़ती है, वो भी सोसाइटी एक्ट से ही, सीआरसी से ही रजिस्टर्ड है, लैंड डेवलपमेंट बैंक बिहार का। तो उस सब के इनकम पे टैक्स लगेगा क्योंकि वो जनरल पब्लिक को अगर पैसा दे रही है। लेकिन जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, काम तो बैंकिंग का ही कर रही है मिला जुला के, लेकिन उसका पर्पस वो नहीं है। वो पहले मेंबर बनाती है, फिर उसको लोन देती है या उससे डिपॉजिट लेती है। तो प्रिंसिपल कमिश्नर का कहना था कि आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बैंक मांगनी क्योंकि ये काम कर रही है डिपॉजिट लेने का और लोन देने का मेंबर का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज किया, बोला कि नहीं, इन लोगों को जो छूट मिल रहा है वो मिलते रहेगा, इसको आप बैंक नहीं कहिए। सोसाइटी सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी, और इसको बैंक नहीं बोलिए, बैंक रेगुलेशन के डिफिनीशन में ये नहीं आता है। कोऑपरेटिव बैंक है वो बैंक रहेगा, सोसाइटी बैंक नहीं है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि मेरा रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, आप सोसाइटियों का भी जो डिडक्शन है वो हटा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हम आपके अगेंस्ट में फैसला देंगे और एसएससी जो हैं उन लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी हो तो जैसे छूट मिलते आ रहा है वैसे मिलते रहेगा, यही बात था। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सोसाइटी का इनकम टैक्स फ्री है, तो सोसाइटी का है, आपका जो इंटरेस्ट एफडी के रूप में पैसा मिलेगा सहारा से वो फ्री नहीं है, उस पर टीडीएस कटेगा अगर 40,000 से ज़्यादा है तो, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज़्यादा है, तो बस इतना ही बात है। चौथा है डेथ क्लेम। डेथ क्लेम में हमारे हिसाब से अभी डिले हो सकता है। डेथ क्लेम में बहुत लोगों का कंप्लेन है कि जो नॉमिनी है उनका भी डेथ हो चुका है, तो सहारा का यही सिस्टम है, पैसा जो जमा किया वो भी मर गया, उठाने वाले जो नॉमिनी थे वो भी मर गए, तो अगला तीसरा पुश्त उनको मिलने की उम्मीद है, अभी मिला नहीं है। तो इसमें डिले हो सकता है डेथ क्लेम का, खैर गाइडलाइन आएगा तो पता चलेगा। अभी इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि हम बता दें कि क्या होगा। नॉमिनी को मिलेगा, नॉमिनी भी अगर नहीं डाला हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका फॉर्म निकालवा के देखना पड़ेगा, उसमें सहारा की भूमिका आती है। ये फॉर्म में आप क्या भरे थे, एक नॉमिनी थी कि 2 नॉमिनी थी, तो वो फॉर्म देखने के बाद ही पता चलेगा, तो उसका थोड़ा डिले हो सकता है पेमेंट में।
ठीक है। और उसके बाद अगर नॉमिनी का भी डेथ हो गया है तो फिर आप लीगल हायर बनवाइए सर्टिफिकेट की, जो जमाकर्ता थे उसके कितने लोग उनमें उनका हक बनता था, वो लीगल हायर का सर्टिफिकेट कोर्ट से बनेगा, उनको पैसा मिलेगा। फिर ये कब तक शुरू होगा, तो अभी जो 14 जून वाला लेटेस्ट अपडेट है सीआरसी का, जो एक साइट पर दिया गया है 14 पेज का, उसमें बोला गया है कि शीघ्र ही पोर्टल के माध्यम से भुगतान शुरू करने का गाइडलाइन जारी करने जा रही है सीआरसी। सीआरसी का जो पहल है, अमित शाह जी जब से ज्वाइन किए हैं 2021 से लेके या 2023 तक का पूरा जो सीआरसी के द्वारा कदम उठाए गए हैं, पहल का हमेशा 15 दिन 10 दिन पर अपडेट आ रहा है। इसके पहले भी आया था जिसमें जिक्र किया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया गया है स्टॉक होल्डिंग को। तो इस बार वाले पेज में पढ़िएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसमें लिखा गया है कि 4 स्पेशल ड्यूटी पर 4 ऑफिसर चारों सोसाइटियों के लिए अपॉइंट कर दिया गया है और सीआरसी जल्द ही पोर्टल जारी करने जा रही है। इसका मतलब है कि 14 जून तक का ये रिपोर्ट है, 14 जून को ही पोर्टल बन के रेडी हो है। अब हो सकता है कि जो मोदी जी 1 जुलाई को आएंगे उसके पहले प्रक्रिया का शुरुआत कर दिया जाए। तो उम्मीद काफी ज्यादा जग गई है इस वाले जो 14 जून वाले सीआरसी के साइट पर ये अपडेट है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में क्लियर लिखा गया है कि शीघ्र ही जारी करने वाली है और ये इसको छपे हुए 10 दिन पहले का ये रिपोर्ट है, 24 तारीख है तो 14 जून तक का ही। तो हमारे हिसाब से जब पोर्टल रेडी है तो मोदी जी जैसे कि अभी अमेरिका में पूरा गर्दा मचाए हुए हैं, तो आ करके यहाँ भी अगर 1 तारीख को सीआरसी वाले कैंपेन में ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि सहारा का भुगतान करने की प्रक्रिया का पोर्टल आज लॉन्च कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि 3 महीना बीतने जा चुका है। चूंकि ये मामला बड़ा था और ऐसा नहीं है कि केवल 5,000 करोड़ भुगतान की प्रक्रिया ये हो रही है, ये 25,000 करोड़, उसके बाद 86,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक का इसी प्रक्रिया में भुगतान होगा, तभी इतना दुरुस्त सिस्टम इतना खर्चा करके किया जा रहा है। ये बात आप लोग जान लीजिए। ये लोग बहुत लोग सोचेंगे कि 5,000 करोड़ का भुगतान इधर से होगा फिर सहारा में चले जाएंगे, तो ये कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि सहारा फिर से उठेगी और भुगतान उससे अगला मिलेगा, क्योंकि इधर कहीं कोई अपडेट, पैसा तो छोड़िए, अपडेट नोटिफिकेशन कहीं कुछ नहीं है। इससे ये साबित होता है कि सहारा की भूमिका काफी कम होने वाली है भुगतान में, जो भी करेगी अब सरकार करेगी और वही अपडेट दे रही है। कोई भी इंफॉर्मेशन सहारा के तरफ से अभी तक नहीं है। अब आ जाइए कि इंटरेस्ट कब तक मिलेगा, कहीं कोई क्लियरिटी नहीं है। मैच्योरिटी अमाउंट तो जरूर मिलेगा, इतना का 200% गारंटी है। उसके बाद वाला पीरियड का क्या डिसीजन लिया जाता है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्या डिसीजन लेते हैं ये भुगतान शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। फिर आ जाइए, क्या जो कंप्लेन किए हैं उन्हीं का भुगतान होगा। जैसा कि एक बात आ रहा है कि एक मीडिया के न्यूज के हिसाब से 1,22,000 कंप्लेन गए हुए थे सीआरसी में, तो क्या उनका भुगतान होगा, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो अनुमान कहता है कि 1,22,000 का कैसे आप मैच कीजिएगा कि ये कंप्लेन किए हैं या नहीं, कि जब जनरल पब्लिक के लिए गजट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें क्या रहेगा कि जो कंप्लेन किए हैं वहीं अप्लाई करें, या कंप्लेन नंबर आपके पास है 1 लाख लोगों का कि कंप्लेन नंबर जो किए थे वो अपना कंप्लेन नंबर डाल के आप आगे बढ़िए। जब सीआरसी गिन नहीं पाई, आदमी को 1 रुपया भुगतान नहीं करा पाई कंप्लेनेंट को, अभी सिस्टम बन रहा है, तो पुराना जो कंप्लेन हुआ एक तरह से शिकायत थी और उसका ही निस्तारण किया गया 5,000 करोड़ रिलीज करा के कि जितने लोग कंप्लेन कर रहे हैं आप इस माध्यम से फिर से आइए, आपका भुगतान हो जाएगा। 10-20 आदमी नहीं ना है कि जिसका कि फाइल खोलिए और इन लोगों को पैसा दे दीजिए। हाँ, कंप्लेन जो लोग किए थे उसका डाटा सहारा को फॉरवर्ड किया गया है। सहारा केवल यही रिपोर्ट दे सकती है कि जितना आप डाटा भेजे थे उसमें से इतना % लोगों का हम भुगतान कर चुके हैं और बाकी जो बचा इतना का हम नहीं किए हैं, इतना लोगों का भुगतान हम कर दिए। तो सहारा वो रिपोर्ट देगी। कंप्लेन जो जाता था वो फॉरवर्ड कर दिया जाता था सहारा को, वो सीआरसी के पास अभी कहां से पता चलेगा कि तो उधर से कोई जवाब ही नहीं आता है सहारा में क्या पेमेंट किए नहीं किए। 100-200 लोगों का दी थी कि हम सेटलमेंट कर दिए। तो जितना लोग कंप्लेन किए हैं और नहीं किए हैं, अगर पोर्टल आता है तो सबके लिए आएगा। अब लिमिट क्या रहता है भुगतान का, टोटल लोगों का क्या मैच्योरिटी पूरा हो गया उन्हीं का केवल मिलेगा, या जिनका आगे भी पूरा होने वाला उनमें भी कुछ विचार कर रही है। तो मेरे हिसाब से जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है उनका ही अभी भुगतान शुरू होगा, जिनका नहीं हुआ है वो अभी इंतजार करे गाइडलाइन का, क्योंकि अभी
दिल्ली हाईकोर्ट वाला भी मामला खत्म हो गया, तो लिक्विडेशन में कंपनी नहीं गई है कोई भी फॉर्म, सहारा की सोसाइटी, तो कैसे जिसका भुगतान 2028 में पूरा है अभी ही हो जाएगा? तो हाल फिलहाल में आप एफडी करवाए होंगे तब जाके आपका पूरा होगा। तो आप जो हाल फिलहाल में जो किया उससे पूछिए कि ये मेरा क्या होगा। जब आप 5-7 साल से भुगतान नहीं हो रहा था, जब कमीशन सिस्टम बन गया था कि आप 100 रुपया लाइए 14% ऊपर भेज दीजिए और 86% का भुगतान करा लीजिए, तभी एजेंट लोगों को समझ जाना चाहिए था कि ये सिस्टम से ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन ये लाइबिलिटी बढ़ते जाएगा और ये 14% ऊपर का सैलरी में चला जा रहा है। तो अभी जो सब कलेक्शन बंद है, तो हम पूछना चाह रहे हैं सहारा वाले ज्ञानदान वालों से, ये 14% वाला कहाँ से पैसा आ रहा है जिससे आपका खर्चा चल रहा है? बहुत लोग पूछ रहे हैं कि स्टाफ लोग क्या करें, तो स्टाफ लोग ज्ञानदान वाले से पहले पूछे कि क्या करें। 2-3 साल हो गया उन लोगों को वीडियो बनाते हुए, इस 3 साल में सहारा की स्थिति में 3% भी बदलाव हुआ है? ये आप बताइए। गलत कंपनी आप पकड़ लिए थे, भाग भरोसे चल रही थी, एजेंट लोगों के बल पर एजेंट लोग 10 साल बिना भुगतान के ही खींच लिया। ये बहुत बड़ा बात है। जो इसका 40 साल का रिकॉर्ड है उसके बल पर 10 साल से लोग खींच रहा था, लेकिन 2020-21 के बाद लोगों का धैर्य टूट गया। अब सारे लोग इसके अगेंस्ट में आ गए हैं और इसकी सच्चाई जान गए हैं कि ये खाली इसका टोपी उसके सर पहनाएगी, भुगतान रियल में नहीं कर पाएगी, ना कोई सिस्टम है, ना कोई मैनेजमेंट है, कहीं कुछ नहीं है। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधार में कौन सा मोबाइल नंबर है ये कैसे जाने, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो आप uidai.gov.in साइट पे जाइए, माई आधार में जाइए, उसके बाद वेरीफाई एन आधार में जाइए। वेरीफाई एन आधार में जाने के बाद नीचे दिया गया है कि कोई वैलिड है कि नहीं आधार चेक करने का एक बॉक्स है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, दिखा देगा वहाँ पे कि मोबाइल का 3 डिजिट लास्ट का कि कौन सा मोबाइल नंबर इसमें है, कहाँ का आधार है। इस शॉर्टकट में किसी का भी आधार चेक कर सकते हैं। सब मोबाइल नंबर नहीं दिखाएगा, लेकिन 3 डिजिट लास्ट का दिखा देगा, तो उससे आप पता कर लीजिए कौन सा मेरा मोबाइल नंबर है। नहीं रहेगा तो कुछ नहीं आएगा। और उसको अपडेट कैसे करें, तो अपडेट करने के लिए ऑनलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, छोटा मोटा चीज़ चेंज करना है तो आप प्रूफ लगा के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आधार सेंटर या नियरेस्ट अपने ब्लॉक में जाना पड़ेगा जहां आधार ऑथोराइज सेंटर है। बायोमेट्रिक आप अपना अंगूठा रखते हैं तब जाके मोबाइल नंबर चेंज होता है और या अपडेट होता है। अपडेट होगा उसके 7 दिन के बाद आप उस मोबाइल पे OTP आना शुरू हो जाता है। तो ये रही बात जिन लोगों का आधार में मोबाइल नंबर का दिक्कत है। मैच्योरिटी जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है उनका पेमेंट का अभी कोई उम्मीद नहीं है। फिर आ जाइए आपकी लमसम की इनकम टैक्स में कैसे लिंक करें, ये लोग पूछ रहे हैं कि पैन आधार लिंक नहीं है, तो उसका भी हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि इनकम टैक्स का साइट पे जाइए, incometax.gov.in, और वहाँ पे आप लिंक आधार स्टेटस सबसे ऊपर में सेकंड पे दिया रहता है, वहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, फिर आधार डालना है, स्टेटस देख लेना है। लिंक रहेगा तो बता देगा, नहीं रहेगा तो आपको उसके नीचे वाले लिंक पर आइए और लिंक आधार पे जाइए, पैन कार्ड डालिए, आधार कार्ड डालिए और 1000 का लेट फी दीजिए, क्योंकि अब 2 साल पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा था कि आप लिंक कर लीजिए, नहीं किए तो अब उसका पेनल्टी है कि 1000 रुपया दीजिएगा तब लिंक करने देंगे। और 30 जून तक अभी लास्ट डेट रखा गया है, अगर बढ़ेगा तो हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तो ये रही कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ें जिसको हम आज आप लोगों के बीच में लाके क्लियर किए कि काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ लोग फैला दे रहे हैं कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, मेरा बॉन्ड पहले से सहारा में जमा हो गया है तो हम क्या करें। तो बॉन्ड जमा जो अब आप कर दिए हैं तो CRC में क्या भेजिएगा अगर मांगा जाता है तो बॉन्ड सहारा के ऑफिस से आप कलेक्ट कीजिए, वापस लीजिए। कहीं भी सिस्टम नहीं है कि पैसा मिला नहीं आप बॉन्ड दे दीजिए पहले ही। तो बॉन्ड जो लोग दे दिए हैं वो अपना बॉन्ड वापस लीजिए। आप क्लेम करिएगा तो सेल्फ से ही अपने ही द्वारा आप कहीं इंटरनेट पे जाके क्लेम करा लीजिएगा और गाइडलाइन आएगा उस हिसाब से फॉलो करिएगा। सहारा के ऑफिस में आप बॉन्ड दे दिए हैं तो वो क्या करेगा बॉन्ड के साथ आपको नहीं पता है। जब तक ओरिजिनल बॉन्ड वहाँ नहीं जाएगा तब तक का भुगतान नहीं होगा। और प्रक्रिया अब आने ही वाली है, पोर्टल जारी होगा। ऐसा नहीं कि पोर्टल जारी होते होते भुगतान शुरू हो जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि पैसा कब आएगा, तो पैसा आने में पोर्टल आने के कम से कम 1 महीना बाद से शुरू होगा। 1 महीना तक आपको अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा। अप्लाई का वहाँ से वेरिफिकेशन होगा, बोला जाएगा कि
आप अपना बॉन्ड अब भेज सकते हैं इस एड्रेस पर, आपका सत्यापन सब कुछ सही है। अब बॉन्ड जैसे वहाँ भेजिएगा आप, पहुँचेगा वो, उसके बाद आपके अकाउंट में आरटीजीएस नेफ्ट से पैसा आ जाएगा। ये मेरा अनुमान है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इतना दिन आप इंतजार किए तो थोड़ा दिन और कीजिए, सिस्टम बनाने में टाइम लगता है, और एक बार बन गया तो भुगतान तुरंत अब कितना भी लंबा प्रोसेस हो, वो चाहे 25,000 करोड़ देने का हो या 86,000 करोड़ देने का हो, एक बार बन गया सिस्टम तो उससे ही भुगतान होते चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।